आज हम किसी आम राजनीतिक घटना पर बात नहीं करने वाले। हम डिकोड करेंगे कि कैसे 2026 की गर्मियों में इंटरनेट पर शुरू हुआ एक सिंपल सा व्यंग्य, एक जोक, देखते ही देखते एक विशाल डिजिटल आंदोलन में तब्दील हो गया। ये कहानी सिर्फ एक वायरल ट्रेंड की नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि आज के युवाओं के मन में सिस्टम को लेकर कितनी गहरी हताशा है। ये समझना सच में दिलचस्प है कि कैसे बिना किसी रैली, बिना किसी झंडे बैनर के, सिर्फ डिजिटल दुनिया के दम पर एक ऐसा नैरेटिव खड़ा कर दिया गया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। तो इस बुरी कहानी की शुरुआत होती है 16 मई से, जब देश की सबसे बड़ी अदालत से एक कथित टिप्पणी सामने आती है जिसमें बेरोजगार युवाओं और सोशल मीडिया एक्टिविस्टों की तुलना कॉकरोच और परजीवी से कर दी गई। अब सोचिए, एक पूरी पीढ़ी जो पहले से ही संघर्ष कर रही है, उसके आत्मसम्मान पर ये कितनी बड़ी चोट थी। खैर, बाद में सफाई भी आई कि ये टिप्पणी सिर्फ फर्जी डिग्री वालों के लिए थी, लेकिन तब तक जो डैमेज होना था वो हो चुका था। ये शब्द एक चिंगारी का काम कर चुके थे। भाग 1, अपमान से आंदोलन तक, सीजेपी का उत्प्रेरक। अब इस डिजिटल बगावत में एंट्री होती है एक चेहरे की, अभिजीत दीपके। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले 30 साल के अभिजीत कोई नौसिखिया नहीं है। बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर्स डिग्री और आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया रणनीतिकार रह चुके हैं। मतलब इंटरनेट की नब्ज कैसे पकड़नी है ये इन्हें बहुत अच्छे से आता है, और इन्होंने ठीक यही किया। इस तथाकथित अपमान को एक हथियार में बदला और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की नींव रख दी। सबसे कमाल की बात ये थी कि इन्होंने कॉकरोच शब्द को एक गाली से उठाकर एक बैज ऑफ ऑनर बना दिया। जरा सोचिए, कॉकरोच क्या है? एक ऐसा जीव जो बेहद लचीला है, पक्का सर्वाइवर है, जिद्दी है और किसी भी जहरीले या मुश्किल माहौल में जिंदा रह सकता है। सीजेपी का सीधा सा मैसेज था, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो हम इस पहचान को शान से अपनाएंगे, क्योंकि हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। भाग 2, कॉकरोच जनता पार्टी का उदय, एक वायरल धमाका। जो एक इंटरनेट मजाक के तौर पर शुरू हुआ था, उसकी रफ्तार देखकर अच्छों के पसीने छूट गए। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। पहले दिन सिर्फ 400 फॉलोअर्स, कुछ ही दिनों में ये आंकड़ा 80,000 पहुंच गया, फिर 3 लाख और देखते देखते 5 मिलियन। जी हाँ, 50 लाख लोग। ये ग्रोथ सच में दिमाग हिला देने वाली है और ये साबित करती है कि कैसे एक डिजिटल आंदोलन बिना किसी करोड़ों की फंडिंग या ट्रेडिशनल लीडरशिप के आम जनता को इतनी तेजी से अपने साथ जोड़ सकता है। इस पार्टी ने अपने व्यंग्य को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया था। इनकी मेंबरशिप की शर्तें सुनेंगे तो हंसी आ जाएगी। जुड़ने के लिए आपका बेरोजगार होना जरूरी है, परम आलसी होना चाहिए, दिन में 11 घंटे से ज्यादा ऑनलाइन रहना है और सिस्टम पर एकदम प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालनी आनी चाहिए। सुनने में भले ही बेतुका लगे, लेकिन इसी बात ने उन लाखों युवाओं को कनेक्ट किया जो सच में खुद को सिस्टम से कटा हुआ महसूस कर रहे थे। लेकिन इस मजाक की ऊपरी परत को हटाएंगे ना, तो अंदर एक बहुत गहरी टीस दिखेगी। सीजेपी के इस एआई जनरेटेड एंथम की लाइंस देखिए, हम कॉकरोच पार्टी हैं, हम एक जलते हुए शहर के बच्चे हैं। ये शब्द हवा में नहीं कहे गए थे, ये उन युवाओं की उबलती हुई हताशा थी जो दिन रात काम करते हैं, जिन्हें पैसे कम मिलते हैं और जिनकी कोई सुनता नहीं है। भाग 3, मजाक से मैनिफेस्टो तक, द ट्रोजन हॉर्स। अब यहाँ कहानी पूरी तरह पलट जाती है। ये सारा व्यंग्य दरअसल एक ट्रोजन हॉर्स था, जिसके अंदर एकदम सीरियस राजनीतिक मांगे छिपी थीं। सीजेपी ने रातों रात 5 पॉइंट का एक ऐसा घोषणा पत्र जारी किया जिसने पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में हलचल मचा दी। जरा इन मांगों को देखिए। रिटायर हो रहे चीफ जस्टिस के लिए राज्यसभा सीट पर बैन, सही वोटर्स का नाम काटने वाले चुनाव आयोग के अधिकारियों पर यूएपीए लगाना, संसद में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, कॉर्पोरेट मीडिया के लाइसेंस रद्द करना और पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन। ये कोई मजाक नहीं था, ये देश के सबसे गंभीर मुद्दे थे। और बात सिर्फ बड़ी बड़ी मांगों तक नहीं रुकी। सीजेपी ने ट्रांसपेरेंसी के मामले में भी खुद को साबित किया। आरटीआई एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज के एक सुझाव पर उन्होंने पूरी तरह से सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत काम करने का फैसला लिया। उन्होंने साफ कह दिया कि वो कभी कोई सीक्रेट फंड नहीं बनाएंगे। पारंपरिक राजनीति की अपारदर्शी फंडिंग पर इससे करारा तमाशा और क्या हो सकता था। इसका असर ये हुआ कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स भी इन्हें इग्नोर नहीं कर पाई।
टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा और कीर्ति आजाद जैसे नेताओं ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। और इसके बाद सीजेपी सिर्फ मीम्स तक सीमित नहीं रही, उन्होंने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स उठानी शुरू कर दी। नीट और सीबीएसई एग्जाम की गड़बड़ियों को मुद्दा बनाया, बोर्ड की गलतियों के लिए छात्रों से पैसे वसूलने को सीधे सीधे भ्रष्टाचार कहकर उसकी धज्जियां उड़ा दी। भाग 4, सिस्टम को खुली चुनौती, प्रतिरोध और समानांतर। जाहिर सी बात है, जब आप इतनी जोर से आवाज उठाएंगे तो सिस्टम चुप तो बैठेगा नहीं। अभिजीत के अकाउंट्स को कई बार हैक करने की कोशिशें की गईं। एक तरह से अदृश्य डिजिटल हमले शुरू हो गए। उन पर आम आदमी पार्टी का प्रॉक्सी होने के आरोप भी लगे, क्योंकि वो पहले उनके साथ काम कर चुके थे। लेकिन अभिजीत ने साफ किया कि ये मूवमेंट एकदम इंडिपेंडेंट है और उनकी विचारधारा गांधी, अंबेडकर और नेहरू से प्रेरित है। और मजे की बात देखिए, ये सब सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है। इसके समानांतर पड़ोसी देश नेपाल के नेपो बेबीज आंदोलन पर नजर डालिए। वहाँ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं ने वीपीएन का इस्तेमाल करके ऐसा विरोध किया कि रैपर बालिंचा का एक ऐतिहासिक राजनीतिक उदय हो गया। ये साबित करता है कि डिजिटल युवा विद्रोह अब सिर्फ एक तुक्का नहीं है, बल्कि यह पूरे रीजन का एक बहुत बड़ा और पावरफुल ट्रेंड बन चुका है। भाग 5, भविष्य, मीम या हकीकत और अंतर्निहित सच्चाई। अगर हम इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालें तो एक बेहद चुभने वाली सच्चाई सामने आती है। जब आप एक पूरी पीढ़ी को नौकरियां और पहचान नहीं देते और वो पीढ़ी खुद को एक नफरत किए जाने वाले कीड़े के नाम से जोड़ने लगे, तो समझ लीजिए कि वो अपमान अब जवाबदेही की एक बहुत बड़ी मांग में बदल चुका है। ये बेरोजगारी और सिस्टम से पूरी तरह टूट चुके भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए, क्या ये सिस्टम कभी इन कॉकरोचों की आवाज को सच में सुनेगा, या ये बस इंटरनेट के शोर में दबकर रह जाएगी? क्या सत्ता में बैठे लोग ऐसे आंदोलन को नजरअंदाज करने का रिस्क उठा सकते हैं, जिसने एक गाली को लोकतांत्रिक बदलाव की दहाड़ बना दिया? इस बारे में जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।